देहरादून में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी। कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर दून अस्पताल में बढ़ाया गया इंतजाम। दून अस्पताल में शुरू हुई कोविड की जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिख समाज के लिए की बड़ी घोषणा। कहा 1947 के शहीदों की याद में रुद्रपुर में बनेगा एक स्मृति स्थल। किसानों को लोन पर छूट रहेगी बरकरार। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में बीजेपी। सम्मेलन के बाद अब वोट शेयर बढ़ाने पर मंथन। गढ़वाल और कुमाऊं में सम्मेलन के बाद सांसदों के प्रवास को लेकर तैयारी। पहाड़ में कड़ाके की ठंड से कई जगहों पर जमा पानी। मैदानी जिलों में शीतलहर ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। लोग ठंड से बचने के लिए ले रहे अलाव का सहारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ चुकी है। सम्मेलन के बाद अब वोट शेयर बढ़ाने पर मंथन जारी है। गढ़वाल और कुमाऊं में सम्मेलन के बाद सांसदों के प्रवास की तैयारी है। जीत के समीकरण साधने में जुटी है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए एक अहम जिम्मेदारी उत्तराखंड के नेताओं की बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड से जीत पाए। और इसी क्रम में अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनावी मोड में बीजेपी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है। लोकसभा चुनाव को कुछ ही महीने बचे हैं और ऐसे में सीएम धामी पर, उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर अहम जिम्मेदारी है कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करें। जी सर, बिल्कुल। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार उत्तराखंड सरकार की तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी भी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम जो यहाँ पर सम्मेलन है वो भी उत्तराखंड में किए जा रहे हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है बीजेपी ने अपनी तैयारियां इस दौरान यहाँ पर की हुई है। वहीं देखा जा सकता है यहाँ पर राज्यसभा सांसदों की बात करें, लोकसभा सांसदों की बात करें, जो भी यहाँ पर सांसद हैं उत्तराखंड के, उनको जो है यहाँ पर अहम जिम्मेदारी भी जो है इस दौरान दी गई है, जिससे कि उत्तराखंड में जो प्रवास की अगर बात की जाए, प्रवास के लिए यहाँ पर जितने भी जो सांसद हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है कि अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के जो है वो वहाँ की जनता से राय लेंगे। उनकी जो भी क्षेत्र से संबंधित जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, या फिर जो भी यहाँ पर कार्य होने हैं, उन सबको लेकर के जो है उनसे फीडबैक लिया जाए। तो ऐसे में देखा जा सकता है उत्तराखंड सरकार लगातार कार्य कर रही है कि बीजेपी को किस तरीके से जो है यहाँ पर जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें जीत हासिल करानी है, और तमाम ऐसे प्रयास जो है यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी विनय, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया कि लगातार भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर चलने के प्रयास करती नजर आ रही है। और इसी क्रम में अगर हम डालें नजर मंत्रिमंडल पर, या फिर जिस तरह से जिम्मेदारियों को बंटवारा किया गया, कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी को साधने की कोशिश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है, ताकि सबके साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा सके। जी सर, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर दायित्वों की भी अगर बात करें, दायित्व बंटवारा भी जो है अभी हाल ही में हुआ है। जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उनको जिम्मेदारी भी यहाँ पर दी गई है। इससे पहले भी जो है दायित्व बंटवारे की सूची जारी की गई थी। तो तमाम ऐसे प्रयास है जो उत्तराखंड सरकार यहाँ पर लोकसभा चुनाव में अपनी जीत को लेकर के कर रही है, और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर कार्य किया जा रहा है कि किस तरीके से जो लोकसभा के चुनाव है उसमें अपनी जीत हासिल करनी है, किस तरीके से जनता के बीच में जाना है जिससे कि पार्टी को और मजबूत किया जा सके, या फिर जहां कहीं से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था इससे पहले जो लोकसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें किस तरीके से जो है अब जनता के बीच में जाएंगे। तो तमाम ऐसे प्रयास जो है बीजेपी पार्टी के हैं कि जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें पूरी तरीके से कार्य किया जाए, और एक अहम जिम्मेदारी भी जो है इस दौरान सांसदों को यहाँ पर दी गई है उत्तराखंड सरकार द्वारा। तो देखा जा सकता है कि पूरी तरीके से जोड़ तोड़ के साथ जो है लगातार प्रयास बीजेपी यहाँ पर कर रही है, और लोकसभा में अच्छी जीत के साथ जो है अपना दावा ठोक रही है कि लोकसभा के चुनाव में बहुत बढ़िया बहुमत से जो है यहाँ पर बीजेपी की जीत होगी। जी
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि लोकसभा चुनाव में उसका प्रदर्शन अच्छा होगा, और कुछ ऐसे ही दावे कांग्रेस पार्टी भी करती नजर आ रही है। हर सियासी दल इसी तरह के दावे करते नजर आता है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, सरकार बनी, और उसी तरह से जो उपचुनाव हुए उसमें भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कांग्रेस के मुकाबले काफी अच्छा रहा, तो कहीं ना कहीं माहौल जो उत्तराखंड में है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही माना जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी लगातार जो है अपनी रणनीति के तहत कार्य करती है। तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पर जनता के बीच में जाते हैं और जनता से जिस तरीके से मिलते हैं, उनकी परेशानियों का जो भी यहाँ पर कार्यवाही है, उनकी परेशानियों को लेकर के जो है बीजेपी करती है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, खुद यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के हितों में जो है, उत्तराखंड की जनता के हितों में जो है कार्य करते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितनी मजबूत जो है इस दौरान बीजेपी उत्तराखंड में है, और पूरा जो प्रयास है इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर किया जा रहा है कि अच्छी बहुमत के साथ जो है लोकसभा के चुनाव में जीत हासिल कर सके। क्योंकि वहीं यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें, विपक्ष जो है, विपक्ष के पास कोई चेहरा भी जो है इस दौरान नहीं है। तो तमाम जो यहाँ पर कयास जो लगाए जा रहे हैं, बीजेपी जिस तरह से कार्य करती हुई नजर आ रही है, युवा मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार जनता के साथ यहाँ पर जुड़े रहते हैं। चाहे सर्दी के मौसम में कंबल बांटने का कार्य हो, अलाव की व्यवस्था हो, साथ ही तमाम ऐसी बड़ी योजनाएं जो हैं उत्तराखंड वासियों को दी जा रही है, और तमाम स्टॉल भी जो है इस दौरान लगाए जाते हैं, जिससे कि जो आम जन लोग हैं उनको अपने कार्य से संबंधित जो है जानकारियां यहाँ पर मिल सके, या फिर कोई भी फाइनेंशियल जिस तरीके से कार्य होते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर के जो है उत्तराखंड सरकार यहाँ पर कार्य करती है, और जनता के हित में यहाँ पर कार्य करने का जो यहाँ पर काम है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते रहते हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कितना मजबूत जो है इस दौरान उत्तराखंड में बीजेपी है, और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें अपनी जीत हासिल करने का जो दावा है वो यहाँ पर बीजेपी कर रही है। जी जी बिल्कुल विनय, तो जिस तरह से माना जा सकता है कि युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने के बावजूद भी लगातार प्रयासरत है, जनता को साधने की कोशिश करती नजर आ रही है, और वहीं कांग्रेस पार्टी भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरती हुई नजर आ रही है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। धन्यवाद विनय, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर लोहाघाट से है, जहां पर नगरपालिका में बोर्ड भंग होने, प्रशासक बैठने से नगरपालिका ने नगरवासियों के परिवार रजिस्टर बनाने बंद कर दिए हैं, जिस कारण नगरवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निवर्तमान पालिका अध्यक्ष और नगरवासियों ने बताया कि पालिका ने परिवार रजिस्टर न बनने से नगरवासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बनाने के लिए परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत पड़ती है। लोग परिवार रजिस्टर बनाने के लिए पालिका के चक्कर काट रहे हैं, पर उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल नहीं दी जा रही है, जिस कारण नगरवासियों में पालिका के खिलाफ काफी आक्रोश है। हरिद्वार पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला सिड़कुल थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर 4 आरोपी चोरी की फिराक में घूम रहे थे। पुलिस के अनुसार टीम चेकिंग कर रही थी और तभी उनकी तलाश लेने पर आरोपियों के कब्जे से हथौड़ा, प्लास, पेचकस, छेनी और सरिये के टुकड़ों के साथ 2 चाकू बरामद हुए। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि चोरों ने चोरी की फिराक में घूमने की बात कबूल की है। हल्द्वानी में नगर मजिस्ट्रेट और उप जिला अधिकारी के कार्यालय पर छापामार कार्रवाई हुई, जिसके बाद हड़कंप मच गया। कुमाऊं कमिश्नर ने सभी दस्तावेजों की जांच कराई, जिसमें कई खामियां पाई गईं। कमिश्नर दीपक रावत ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जो लोग समय पर उपस्थित नहीं हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। समय पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, टाइम पे आने की तो पहली इशू है। दूसरा, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं आजकल, इनकी सिक्योरिटी को लेके भी मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर कि क्या पे ड्यूटीज़ हैं या नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज सभी दफ्तरों में रहते हैं, उसको भी मैंने उसमें यहाँ पे कमी पाई है। और ऐसे भी दिन में कुछ इंटरवल्स आ रहे हैं जिसमें कि कोई भी ऑफिस में नहीं होता, जो कि ठीक नहीं। 3 लोग मुझे ऐसे मिले जो थे नहीं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे भी मिले जिनका कोई भी यहाँ पे काम नहीं था, कोई वैलिड कारण भी नहीं बता पाए कि क्यों आए हुए हैं। तो ये भी एक्चुअली ठीक नहीं है।
करवाया जाए। बाकी फिर मैं अभी कोर्ट केसेस की फाइल्स यहाँ पे देख रहा हूँ, उसमें अभी तक जितने मैंने देखी हैं उसमें फाइल्स में ऐसी कोई दिक्कत मुझे नहीं मिली है। आगे भी अभी मैं इंस्पेक्ट। विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट देहरादून में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री हुनर योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को मानदेय एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र बांटे। सीएम ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने बताया कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने कार्यक्रम में प्रस्ताव रखा है जिसमें मार्च माह से शुरू होने जा रहे मदरसों के पहले सेशन का नाम पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के नाम पर रखा जाएगा। आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है। पहले तो सब लोगों को इस विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान वो ऐसा मुल्क है जिसमें हर तरह से अल्पसंख्यक पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जो यहाँ अल्पसंख्यक है वो कहीं ना कहीं बहुसंख्यक है। और मैं ये कहता हूँ कि जो खूबसूरती उत्तरा हिंदुस्तान के अंदर है वो दुनिया में कहीं नहीं है। आज उसका जीती जागती मिसाल इस कार्यक्रम में देखने के लिए मिली। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आज कई सारी चीज़ों को यहाँ कहा है। हम लोगों ने भी प्रस्ताव रखा है जो उत्तराखंड मदरसों का एक मॉडल बनाने जा रहा है, जिसका पहला सेशन मार्च से स्टार्ट होगा। उसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम पर रखा जाएगा। एक राष्ट्रीय विचारधारा, कैसे मदरसों से निकले हुए बच्चे राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, कैसे वो हाफिज कुरान के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर और साइंटिस्ट बनकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पर चलकर कैसे विश्व गुरु बनाने की मुहिम में भारत का साथ दे सकते हैं। हमारे मौलिक कर्तव्यों को याद दिलाने का ये दिवस है। और आप सब जानते हैं हमारा देश विभिन्न संप्रदायों का, वांग्रित भाषा बोलियों का देश है। विविधता में एकता ही हमारा मूल मंत्र है। और भारत की एकता अखंडता का मूल भी हमारी यही सांस्कृतिक विभिन्नताओं में पाए जाने वाली एक रूपता है। और हमारे भारतीय संस्कृति सभी पंथ, मार्ग, संप्रदायों का सम्मान करने की रही है। और हमारे ग्रंथों में कहा गया है सत्यम एकम विप्रा बहुधा वदंती, यानी सत्य एक है और विद्वान लोग इसे अलग अलग तरह से पाते हैं। भारत की संस्कृति ने हमेशा सर्वधर्म धर्म संभाव की भावना को अपनाकर वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र का पालन किया है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारा पारसी समुदाय है, जिसकी संस्कृति आज केवल भारत में बची हुई है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो भारत की महान संस्कृति की जो विशेषताएं हैं वो केवल परिभाषित ही नहीं करती है, बल्कि हमारे सामने प्रकटीकरण उसका होता है। खटीमा तहसील सभागार में उत्तराखंड किसान आयोग की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें उपाध्यक्ष राजपाल सिंह तथा सितारगंज चीनी मिल प्रबंधक अमर शर्मा, उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट और समिति के सचिव गांधी राम की उपस्थिति में किसानों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें पीड़ित किसानों ने गन्ना सेंटरों से समय पर गन्ना लेने तथा समय पर पर्याप्त पर्ची देने, केंद्रों पर ट्रांसपोर्टर की व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर तथा समय पर भुगतान करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जब से फैक्ट्री चालू हुई है तब से किसानों को बहुत दिक्कत है। किसानों की ट्रालियां सेंटरों पे 8-8, 10-10 दिन खड़ी हो रही हैं और वहाँ पे उठान नहीं हो रही और पर्चियां लैप्स हो जा रही हैं, जिस कारण किसानों को बहुत भारी दिक्कत होती है। गन्ना भी सूख रहा था, पर्ची भी लैप्स हो रही थी। उस संबंध में किसान बार बार बिल प्रदर्शन चाहते थे, लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा था। आज फाइनली किसान आक्रोशित थे खटीमा के, हम गन्ना सितारगंज चीनी मिल को नहीं देंगे। उनका जो प्रबंधन था वो भी आया, बैठ के एसडीएम साहब भी थे, सब लोग बैठ के चर्चा हुई और उन्होंने एग्री किया कि हम तत्काल गन्ना उठाने की व्यवस्था करेंगे। हम किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने देंगे, हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़िया करेंगे। और हमने कहा कि किसान जो ट्रॉली लेकर आएगा वो वेट नहीं करेगा, वो अपना गन्ना तुलाएगा और वहाँ पर ग्राउंड में फेंक जाएगा। उठाने की जिम्मेवारी आपके ट्रांसपोर्टर की है, ना कि किसान की है। खटीमा समिति के किसानों ने माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैठक की थी। उसमें माननीय एसडीएम साहब, सचिव साहब सब मौजूद थे। किसानों की कुछ छोटी छोटी जो समस्याएं थी, जैसे गन्ने को उठान को लेकर थी,
उसका चीनी मिल ने आश्वासन दिया है कि जहाँ भी किस तरह की समस्या उसका प्रबंधन ठीक किया जाएगा। और जहाँ तक हायल पर्ची की सवाल था, वहाँ पर माननीय चेयरमैन साहब ने कहा कि हायल पर्ची मत तोलिए, तो हम इस पर भी ध्यान देंगे, हम हायल पर्ची नहीं तोलेंगे। और मिल ने किसानों से ये आश्वासन लिया है कि जितने का मोड है 30 क्विंटल 27 क्विंटल की पर्ची पर 30 और 45 क्विंटल पर 50, इससे ज़्यादा गन्ना नहीं तोला जाएगा, जिससे सेंटरों पर व्यवस्था ठीक ठाक बनी रहे। मिल की तरफ से ऐसा कोई भी इंस्ट्रक्शन किसी भी स्टाफ को नहीं है। हमने अपने कांटे 0 पे चला रखे हैं, किसी समय भी हमारे कांटे चेक किए जाते हैं, चाहे वो मिल गेट का हो चाहे हो। ना हमने किसी अपने तोल बाबू को ना किसी लेबर के ठेकेदार को कहा कि आप किसान से पैसे लीजिए। हमारे क्षेत्र के गन्ना किसान यहाँ पर आए थे, उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जो मिल प्रबंधन को लेकर, जिसमें मतलब कि एक तो उनके द्वारा कुछ सेंटर इंचार्ज द्वारा कुछ कमीशन दिया जा रहा है 3%, और जो गन्ना उठान में है उसमें भी मजदूरी में 50 रुपये प्रति ट्रॉली ले रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आज यहाँ पर चीनी मिल के GM साहब भी आए हुए थे, हमारे सचिव थे, उपाध्यक्ष किसान आयोग के माननीय उपाध्यक्ष भी थे और चेयरमैन साहब भी थे। तो उनके सामने सब किसानों ने अपनी समस्या रखी और GM साहब ने वादा किया है कि इन सब समस्या को समाधान कर देंगे और किसानों को किसी प्रकार की जो कठिनाई हो रही है उसका हम रिजॉल्व करेंगे। केदारनाथ व बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद दोनों धामों में सुरक्षा की दृष्टि से भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की तैनाती कर दी गई है, जहां एक प्लाटून तैनात रहेगी, जिसमें ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस के हिमवीर अधिकारियों के साथ करीब कुल 25 सुरक्षा कर्मियों का दस्ता मौजूद रहेगा। देखिए रिपोर्ट। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में कपाट बंद होने के बाद प्रदेश सरकार ने ITBP की तैनाती कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के हिमवीर अधिकारियों के साथ करीब कुल 25 सुरक्षा कर्मियों का दस्ता मौजूद रहेगा, जिसको लेकर BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। और अभी सरकार द्वारा भगवान बद्री विशाल के मंदिर में जो पहले PSC थी उसको हटा करके ITBP की 23 बटालियन देहरादून से मंगा के यहाँ पे तैनात कर दिया है। इसमें इनके 20 जवान यहाँ पे भगवान बद्री विशाल की सुरक्षा हेतु लगाए गए हैं और ये अपनी सुरक्षा में यहाँ पे तैनात हैं। इसी तरह भगवान बद्री विशाल की जो सुरक्षा जो हो रही काफ़ी अच्छी यहाँ पे सीमा भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा यहाँ पे जो तैनाती दी जा रही है और मैं अपने सरकार केंद्र सरकार का धन्यवाद करूँगा। केदारनाथ जी में और बद्रीनाथ जी में मास्टर प्लान के तहत में व्यापक स्तर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। शीतकाल में भी वहाँ पर निर्माण कार्य चलते रहते हैं और उसके कारण से निर्माण कार्यों के चलते वहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बनी रहती है। निर्माण एजेंसियों से जुड़े हुए तमाम लोग मजदूर इत्यादि भी रहते हैं। तो इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से गत वर्ष मैंने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा था कि दोनों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। तो उस आधार पर वहाँ पर गत वर्ष भी ITBP के जवानों को तैनात किया गया था और इस वर्ष भी कपाट बंद होने के पश्चात फिर प्रदेश सरकार के स्तर से प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी और कल से वहाँ पर दोनों धामों में एक एक प्लाटून ITBP के जवानों की तैनाती हो गई है और इसके लिए मैं प्रदेश सरकार को खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करूंगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पिछले साल से चल रहे व्यापक स्तर पर पुनर्निर्माण कार्य और लोगों की आवाजाही को देखते हुए BKTC अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सरकार से धामों की विकट भौगोलिक परिस्थितियों को लेकर ITBP को तैनात किए जाने की मांग की थी। इस पर प्रदेश सरकार ने कार्रवाई करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय से ITBP की तैनाती का अनुरोध किया था। प्रदेश सरकार के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने पिछले साल से शीतकाल में धामों की सुरक्षा ITBP के जवानों को सौंप दी थी। इस साल फिर कपाट बंद होने के बाद प्रदेश सरकार ने धामों में ITBP की तैनाती कर दी गई है। जोशीमठ से संजय कुंवर के साथ देहरादून से विनय सूद की रिपोर्ट। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार विधायक मदन कौशिक ने हरिद्वार स्थित एक निजी हॉस्पिटल में अत्याधुनिक डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में हरिद्वार के CMO डॉक्टर मनीष दत्त और महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी भी मौजूद रहे। इस दौरान मदन कौशिक ने अस्पताल प्रबंधन को शुभकामनाएं दी और कहा कि देवभूमि हॉस्पिटल के द्वारा जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में साल 2014 के बाद देश में बड़ा बदलाव हुआ है। भाजपा सरकार के राज में हरिद्वार और रुड़की में 2 बड़े मेडिकल कॉलेज शुरू होने वाले हैं। दोनों मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद न सिर्फ यहां से अच्छे डॉक्टर निकलेंगे बल्कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी मिलेंगी। बहुत ही मेडिकल के क्षेत्र में हरिद्वार के लिए एक अच्छा
आप इसको कह सकते हैं। इसके लिए डॉक्टर साहब को बधाई, शुभकामनाएं। आने वाले समय में निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में हरिद्वार जिले में, जिसको हम पहले सोचते थे कि शायद आखिरी पायदान पर प्रदेश का जिला है, लेकिन अब आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज भी हमारा इसी साल शुरू हो रहा है और अनेक जो और सुविधाएं हैं वो भी यहाँ प्राप्त हो रही हैं। उसी दिशा में आज डायग्नोस्टिक सेंटर शुरू हुआ है, इसके लिए मैं बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। उचित दरों पे अच्छी इलाज की सुविधा अवेलेबल है, जैसे कि सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, एंडोस्कोपी, इको, कोलोनोस्कोपी, तो सारी सुविधाएं न्यू हरिद्वार में बिल्कुल देवभूमि के सामने हम लोगों ने अवेलेबल करवाई है। और माननीय मदन कौशिक जी और सीएमओ सर का मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि वो हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे आए और उन्होंने इसका शुभारंभ। चंपावत के तल्ला मानर गांव के ग्रामीणों ने सड़क मार्ग निर्माण के दौरान पुलिस बल की तैनाती की मांग की। बड़ी संख्या में ग्रामीण एसडीएम कार्यालय लोहाघाट पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने मार्ग निर्माण के दौरान पुलिस बल तैनाती की मांग की। ग्रामीणों ने कहा कि सड़क निर्माण के दौरान गांव के कुछ लोगों की तरफ से विवाद किया जा रहा है, जिसके चलते सड़क निर्माण कार्य को रोका जा सकता है। हमने सड़क निर्माण स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की मांग की है, ताकि सड़क निर्माण कार्य किया जा सके और किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना हो तो उसे रोका जा सके। वहीं एसडीएम ने एसओ को कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया है। साल पुराना जो हमारा गोचर है वो इन्होंने अधिग्रहण करके उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया है, जिससे हम प्रशासन या एडीएम साहब से हमारी गुहार है कि हम तुरंत इस रास्ते को खोला जाए, जिससे हमारी गाय बच्ची आने जाने में और साग सब्जी, दूध, डेयरी, कई क्या नाम कहते हैं डिलीवरी और बूढ़ी माँ अगर अस्पताल में ले जाते हैं रास्ते में डेथ हो जा रही है। इससे हमें प्रशासन से हमारी ये मदद है, हमें 2 लेडीज पुलिस, 2 जेंट्स जरूर हमारी सहायता के लिए भेजी जाए, तब जाके हम आगे को कार्रवाई करेंगे। उसके बाद जब ये परसों जेसीबी गई तो कुछ महिलाओं ने वहाँ पे बहुत ही विवाद किया और विवाद की स्थिति आगे जेसीबी उन्हें वापस आ गई और ग्रामीणों का बहुत ही आक्रोश है। अब वहाँ पे लगभग 150-200 लोग वहाँ पे रहते हैं, पिछले कई वर्षों से रोड से विहीन हैं। तो वो लोग चाह रहे हैं कि सरकारी भूमि का मतलब रास्ते के रूप में एक 4 से 4.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसको ही वह सुधारना चाह रहे हैं। और उसके लिए ये सब ग्रामीण यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि रास्ता खोलने के लिए, उसमें कि रास्ता बनाए, उसमें बिच्छू घास जमी है तो उसको खोलने के लिए उसमें ही विवाद हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नहीं खुलने देंगे और वहाँ गाली गलौज और महिलाएं सामने आ जाती। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।